हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, ये हमारा झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हिंदी का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्लास 4 है। ओके, इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लास जो है वो कर लिया था और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के फॉर्म में बताए जा रहे हैं वे सब आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ओके, या फिर सेम इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं वे टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। किसी ना किसी टीचिंग एग्ज़ाम में आ चुके हैं, चाहे वो यूपी टेट हो गया, बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, दूसरे स्टेट का टेट का एग्ज़ाम हो गया, तो वहीं से ये सब जो क्वेश्चन है वो उठाए गए हैं। ओके, तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन को बीच से उठाया गया है, इसलिए यहाँ पे जो है वो आप लोग नंबरिंग पे मत जाइएगा। ओके, इस क्लास में जो है हम लोग 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, डिटेल से जानेंगे। ओके, तो दोस्तों वीडियो को जो है वो स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेनिफिट होने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है। 4 ऑप्शन दे रखा है, इनमें से आपको बताना है कि तद्भव जो है वो कौन सा शब्द है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि तद्भव किसे कहते हैं। दोस्तों, विकास या उद्गम के दृष्टि से जो है वो शब्द के 4 भेद होते हैं। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। ठीक है, तद्भव, तत्सम और देशज और विदेशज। ठीक है, तो विकास या उद्गम की दृष्टि से जो है वो शब्द के 4 भेद होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। अब बात आया कि तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने पर उनका रूप जो है वो बदल जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें आंसू, आंसू हिंदी शब्द है, लेकिन ये जो है वो संस्कृत के अश्रु शब्द से आया है। ओके, दूसरा एग्जांपल की बात करें तो गांव जो है वो हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन ये जो शब्द है वो संस्कृत के ग्राम शब्द से आया है। ओके, तो ये सब क्या है, हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। और एग्जाम्पल की बात कर ले, जैसे कि पीला जो है वो संस्कृत के पीत शब्द से आया है। ओके, और ये हमारा जो है वो तद्भव शब्द हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर होगा वो खेत हो जाएगा। खेत जो है वो संस्कृत के क्षेत्रम शब्द से लिया गया है। ओके, या फिर आपसे यहाँ पे और एक चीज़ पूछ लेता कि खेत का तत्सम शब्द क्या है, तो भी आपका जो है यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाता है क्षेत्र। खेत का जो है तत्सम शब्द क्या है, क्षेत्र। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि तद्भव तो पता चल गया कि किसे कहते हैं, तत्सम किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिए गए हों, ठीक है, जैसे के तैसे जो है वो उठा लिए गए हों, उसे हम लोग जो है वो तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे कि जल, माता, आम्र, पिता, सूर्य। तो ऐसे जो है वो लाखों एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको जो है वो तत्सम में मिलने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि अर्ध तत्सम शब्द जो है वो किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं, ठीक है, जिसका उपयोग जो है वो हिंदी में किया जाता है, और वो सब जो है वो संस्कृत से थोड़ा सा परिवर्तन होकर आए हैं। जैसे कि कारज, ये जो है वो कहाँ से लिया गया है, कार्य। ठीक है, तो कार्य जो है वो कहाँ से लिया गया है, कारज से। कारज कहाँ से है, एक संस्कृत शब्द है। ठीक है, और इस संस्कृत शब्द में थोड़ा सा परिवर्तन करके हम लोग कार्य का यूज करते हैं। ठीक, उसी तरह धैर्य हो गया, और ये कहाँ से लिया गया, धीरज शब्द से। तो आई होप कि आपको जो है वो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। बाकी इनके अलावा जो है वो आपको देशज विदेशज भी पढ़ना है, उसको हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। पतलून, लाश, धड़ाम, औरत। तो हमने आपको बताया कि विकास या उद्गम के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। तद्भव तत्सम के बारे में बात कर लिए। अब देशज शब्द किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो देश की अन्य या क्षेत्रीय भाषा से हिंदी में सम्मिलित हुए हो। ठीक है, ऐसा शब्द जो देश के ही अंतर्गत से, ठीक है, देश के अंदर से ही किसी क्षेत्रीय से हिंदी में शामिल हुए हो। जैसे कि थैला, ये सब जो है वो क्षेत्रीय भाषा है और हिंदी में शामिल किया गया है। लोटा, पगड़ी,
तो ये सब जो है वो हमारा देशज भाषा है। तो इस क्वेश्चन में जो है वो आपका आंसर हो जाएगा धराम। ये भी जो है वो आपका क्षेत्रीय भाषा से लिया गया है। इसके अलावा थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे कि विदेशज शब्द किसे कहते हैं। विदेशज नाम पे ही दे रखा है कि विदेश से लिए गए शब्द, ठीक है। वैसा शब्द जो विदेशी से लिए गए हैं और हिंदी में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे अदालत, ये सब जो है वो विदेशी शब्द हैं। ऑफिसर, बुखार, प्रेस, डॉक्टर, दोस्त, मोजा, चाय, ये सब जो है वो विदेशी शब्द है, ठीक है। विदेश से जो है वो लिया गया है, दूसरे देशों से लिया गया है और हिंदी में जो है वो उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धराम, ठीक है, देशज शब्द है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि पतलून कहाँ से लिया गया। तो पतलून जो है वो पुर्तगाली से लिया गया है और पुर्तगाल क्या है, एक विदेश है, यानी कि विदेशज। पतलून जो है वो विदेशज है। लास जो शब्द है वो तुर्की देश से लिया गया है और तुर्की भी जो है वो विदेश है, तो यानी कि ये भी विदेशज हो जाएगा। औरत जो है वो अरबी शब्द है, ठीक है, और ये भी जो है हमारा अरब देश से लिया गया है और ये भी हमारा विदेशज हो गया। तो आई होप कि आपको जो है वो यहाँ पे शब्द के चार भेद के बारे में भी अच्छे से जो पता चल गया होगा दो क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है। एक लोकोक्तिया है या फिर मुहावरा कह लीजिए। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, मिथ्या आडंबर, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, अधिक पाने की लालच करना। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। तो मतलब इस लाइन से ही पता चल रहा है कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। ओके, वैसा इंसान जो अयोग्य है, ठीक है, उसको जो है अगर अच्छा चीज़ मिल जाता है तो उसके लिए ये लोकोक्तियाँ जो है वो यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो आई होप कि ये भी आपको जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है। चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो संधि विच्छेद होता है वो ऋक प्लस वेद, ठीक है, ऋक प्लस वेद होता है। और ये कौन सा संधि है, तो देखिए यहाँ पे आया है क यानी कि व्यंजन और यहाँ पे व यानी कि व्यंजन, व्यंजन का मेल व्यंजन के साथ यानी कि व्यंजन संधि। ओके, तो यहाँ पे जो है वो व्यंजन संधि होगा। अब यहाँ पे बहुत से लोगों का यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे क दे रखा है तो यहाँ पे ग कैसे आ गया ग। तो देखिए संधि में एक नियम है। ओके, क्या नियम है कि व्यंजन संधि में यदि प्रथम वर्ण, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, व्यंजन संधि में अगर प्रथम वर्ण प्लस घोष वर्ण आए तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के, ठीक है, व्यंजन संधि में यदि प्रथम वर्ण और घोष वर्ण आए तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तृतीय वर्ग में रूपांतरित हो जाता है। तो इस एग्जांपल से ही समझते हैं कि देखिए ऋक प्लस वेद, यहाँ पे जो है वो प्रथम वर्ण यानी कि ये जो प्रथम वर्ण है क, घोष वर्ण री जो है वो घोष वर्ण है। तो ये जो है वो प्रथम वर्ण अगर घोष वर्ण के साथ आए तो क्या होता है कि प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में रूपांतरित हो जाता है। ये जो प्रथम वर्ण है इस अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण, तो इसका वर्ग का तृतीय वर्ण को क्या है ग, ठीक है, ग, तो ग के वर्ण में जो है वो यह रूपांतरित हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो इसीलिए ग आता है। तो यह जो नियम यहाँ पे लागू होता है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, जैसे कि वाक प्लस दान। तो यहाँ पे क जो है वो क्या है, प्रथम वर्ण है, वा जो है वो घोष वर्ण है। तो अगर घोष वर्ण के साथ प्रथम वर्ण आए तो ये जो प्रथम वर्ण है अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है, यानी कि ग में बदल जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, वागदान, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ओ प्लस आई। तो देखिए यहाँ पे ओ जो है त, देखिए त जो है वो प्रथम वर्ण है, अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है, और ओ जो है वो एक घोष वर्ण है, ठीक है, घोष वर्ण। अब घोष वर्ण जो है वो प्रथम वर्ण के साथ आया है, तो ये जो प्रथम वर्ण है अपने ही वर्ग के
तृतीय वर्ण के साथ बदल जाएगा। ठीक है, तो त थ द के साथ जो है वो ये बदल जाता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा उदय। तो आई होप कि आपको जो है वो ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप बीती शब्द में समास आपको बताना है। ठीक है, आप बीती शब्द में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग आप बीती शब्द को जो है विग्रह करेंगे। तो आप पर बीती, आप बीती का विग्रह करने पर आप पर बीती। ओके, तो यहाँ पे ये जो है वो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं इसके लिए आपको पता होना चाहिए। तो तत्पुरुष समास जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा समास करने के उपरांत विभक्ति कारक चिन्ह का लोप हो जाए। तो देखिए आप पर बीती, तो यहाँ पे जो है वो उत्तर पद प्रधान हो, तो यहाँ पे बीती जो है वो आपका उत्तर पद हो गया, और यहाँ पे जो ये आता है पर, ठीक है, तो ये जो है कारक चिन्ह आपका लोप हो जाता है, यानी कि आप बीती, इस चीज़ से यहाँ पे आप बीती बना, और आप बीती बनने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि कारक चिन्ह जो है वो आपका लोप हो जा रहा है और उत्तर पद यहाँ पे जो है प्रधान है। तो ऐसे जो है वो आप इसे पहचान सकते हो। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन जैसे देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, ठीक है, दोनों पद प्रधान हो, इसमें क्या था, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान था, लेकिन द्वंद्व समास में जो है वो दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर उनके बीच, ठीक है, जब हम द्वंद्व समास को विग्रह करेंगे तो इनके बीच जो है वो तथा, अथवा, इसके अलावा एवं और ये सब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब भी द्वंद्व समास का शब्दों का जब हम लोग विग्रह करते हैं तो इसके बीच जो है वो तथा, अथवा, एवं, वोर, इस सब का जो है वो प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अन जल, यानी कि अन और जल, यानी कि और आया, तो ये जो है वो हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। कर्मधारय समास किसे कहते हैं। तो जिस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, ठीक है, जिस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, जैसे, ठीक है, जैसे कमल नयन, तो यानी कि कमल के समान नयन, इसका जो विग्रह करेंगे तो होगा कमल के समान नयन। तो यहाँ पे देखिए नयन जो है, नयन का कंपेयर किया जा रहा है कमल के समान, यानी कि नयन की विशेषता बताई जा रही है कमल के समान। ठीक है, नयन की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, तो विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। जिस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण विशेष्य, यानी कि कमल और नयन, ठीक है, इन दोनों शब्दों के बीच जो है वो एक विशेषण है और एक विशेष्य। ठीक है, कमल जो है वो विशेष्य बता रहा है और ये विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपका विशेषण यानी कि विशेषता बताया जा रहा है कि नयन जो है वो कमल के समान है, तो यहाँ पे इसलिए जो है वो कर्मधारय समास हो जाएगा। द्विगु समास क्या होता है। तो विग्रह करने पर दोनों पद, देखिए यहाँ पे जो है वो कर्मधारय समास को पहचानने का एक नियम बताते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसको विग्रह करेंगे तो यहाँ पे दोनों पद के मध्य जो है वो आपका है, जो, या फिर के समान आता है। ठीक है, ये सब विग्रह करने पर बीच में आता है। जैसे कि अभी बात की कमल नयन, तो कमल के समान नयन, तो के समान आया, तो यहाँ पे कर्मधारय हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि महादेव। ओके, तो महान है जो देव, तो महान है जो देव, यानी कि है जो आया, तो वो भी हमारा कर्मधारय हो गया। तो ऐसे भी आप लोग जो है वो पहचान सकते हो। द्विगु समास क्या होता है। तो जिस समास में पूर्व पद यानी कि पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, जैसे कि दोपहर, यानी कि दो पहरों का समूह, दोपहर, दोपहरों का समूह, यानी कि पहला जो पूर्व पद है वो क्या है, संख्यावाचक है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल त्रिभुवन, तीन लोकों का समाहार, त्रिलोक, जिसको हम लोग कहेंगे तीन लोकों का समाहार, त्रिभुवन। इसके अलावा नवग्रह, ये सभी जो है वो आपका द्विगु समास के उदाहरण हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको भी यहाँ पे जो है वो समास के बारे में बहुत सी चीज़ें पता चल चुकी होगी। दोस्तों एक्चुअली यहाँ पे समास जो है, समास के 4 भेद होते हैं। बहुत से बुक में
ज़्यादा या फिर कम दे रखे होंगे, लेकिन ग्रामर बुक के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे जो है वो कहीं कहीं एक्चुअली में 4 भेद होते हैं। जैसे कि पहला हो गया अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा बहुव्रीहि समास और चौथा जो है वो द्वंद्व समास। लेकिन बहुत से बुक में जो है वो कर्मधारय और द्विगु भी अलग करके दे दिए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो कर्मधारय और द्विगु जो है वो आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोजन का समानार्थी शब्द क्या है। तो देखिए, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा नियोजन। नियोजन जो है वो प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, क्योंकि नियोजन का मतलब होता है नियुक्त करना, और प्रयोजन का समानार्थी शब्द यहाँ पे क्या हो गया, उद्देश्य, हेतु, लक्ष्य, ये जो है वो इनका समानार्थी शब्द है। इसके अलावा भी मकसद, इसके अलावा अभिप्राय, ये सब भी जो है वो प्रयोजन का समानार्थी शब्द होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋजु का विलोम शब्द बताना है, ठीक है। ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा। तो ऋजु का विलोम शब्द जो है वो आपका वक्र होगा। देखिए, ऋजु का मतलब क्या होता है, सीधा, ठीक है। ऋजु का मतलब होता है सीधा, और वक्र का मतलब होता है टेढ़ा या फिर तिरछा। तो सीधा का जाहिर सी बात है विलोम शब्द जो है वो टेढ़ा होगा, वक्र होगा, ओके। अब देखिए, सीधा का यहाँ पे जो है वो आपका विलोम शब्द उल्टा हो जाएगा। त्रिकोण का उल्टा हो जाएगा षटकोण। सरल का यहाँ पे कठिन, ओके। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। विलोम शब्द आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में गारंटेड है पूछा जाएगा, तो अच्छे से जो है वो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश जो है वो अशुद्ध है। 26 पूर्णांक बोधक, दूसरा कर्मवाचक, 2.5 अपूर्ण बोधक, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वह नौकर जो है वो कोई विशेषण नहीं है। देखिए, विशेषण क्या होता है, विशेषण होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, ओके। तो जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे तो किसी की विशेषता नहीं बताई जा रही है। दूसरा जो है ठीक है क्रमवाचक है, 2.5 जो है वो ठीक है, यहाँ पे अपूर्ण बोधक है। देखिए, ये सब चीज़ को जो है वो आप अच्छे से समझ पाओगे जब विशेषण के चैप्टर को जो है वो यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर में जितने भी नियम है, एग्जाम्पल्स वगैरह सब कुछ अगर अच्छे से पता हो तभी जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। क्योंकि अक्सर जो है वो इस टॉपिक से आपको एग्जाम्पल दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कौन सा विशेषण है, ओके। तो ये सब जो है वो आपको ध्यान में रखना है। जनरली जो है वो विशेषण के 8 भेद होते हैं, ओके, 8 भेद होते हैं, लेकिन कहीं कहीं किसी बुक में जो है वो आपको 4 भी देखने को मिलेगा, ओके। तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है वो ये सब टिक करना होता है। तो यहाँ पे आपका जो है वो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है। तो देखिए, सर्वनाम जो शब्द है, ठीक है, सर्वनाम का एक्चुअल में 6 भेद होता है, 6 भेद होते हैं। कौन कौन, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि इसमें होता है सर्वनाम शब्द जो है संज्ञा के स्थान पर आकर वाक्य को जो है वो प्रश्नवाचक बना देता है। जैसे कि क्या हो गया, कौन हो गया, ये सब जो है वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। निजवाचक में क्या होता है कि जहाँ स्वयं के लिए आप, अपना, अपने आप शब्द का प्रयोग हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो निजवाचक सर्वनाम होता है। तो आप, अपना, तो देखिए क्वेश्चन में आप वगैरह जो है वो यूज हो रहा है, तो यहाँ पे जो है आपका निज सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक में क्या होता है कि निश्चितता का बोध जो है वो नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि कोई, कुछ, तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक हो गया। संबंधवाचक में क्या होता है कि संबंध बताता है, ठीक है, संबंध यहाँ पे बताया जाता है। तो आपका जो है वो क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। इस टॉपिक को भी जो है वो छोटा सा टॉपिक है, सर्वनाम 6 भेद होते हैं, अच्छे से इसका पढ़ लीजिएगा और इसका एग्जाम्पल जो है वो अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। संतान, कढ़ी, चील, सरसों, ठीक है, तो पुल्लिंग, तो यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरसों। सरसों शब्द जो है वो यहाँ पे आपका पुल्लिंग है। देखिए, पुल्लिंग यहाँ पे जो है पहचानने का थोड़ा बहुत, देखिए एक्चुअल में तो पुल्लिंग पहचानने का बहुत नियम होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो एक नियम आपको बताते हैं संज्ञा से रिलेटेड, और यही सब जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि संज्ञा में क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा,
ठीक है। तो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो पुल्लिंग भी होते हैं और स्त्रीलिंग भी होते हैं, तो वो सब आपको याद कर लेना है कि कौन ऐसा शब्द जो पुल्लिंग आता है, जैसे कि मंडल, इसके अलावा समास, ठीक है, मंडल, समाज, दल, ठीक है, जितना भी ग्रुपिंग वाला है, समूह, ये सब जो है वो आपका पुल्लिंग में आता है। इसी तरह अगर हम लोग इसके अलावा जितने भी भारी या फिर बेडोल, जो इसका आकार जो है वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है, वो सब जो है वो हमारा पुल्लिंग में आता है, जैसे कि जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़, ये सब जो है वो हमारा पुल्लिंग में आता है। स्त्रीलिंग के बारे में बात कर ले तो स्त्रीलिंग में क्या होता है कि समूहवाचक संज्ञा में जैसे कि भीड़, ये भी समूहवाचक संज्ञा है, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा, ये सब जो है वो स्त्रीलिंग में आता है, ये भी समूहवाचक है लेकिन स्त्रीलिंग में आता है, तो ये सब जो है वो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा प्राणीवाचक संज्ञा जैसे होता है धैर्य, धैर्य नहीं, यहाँ पे जैसे कि दूसरा ले लीजिए, संतान, कोई रिलेटिव वगैरह जैसे हो गया, रिलेशंस, ठीक है, बेटी या फिर कोई भी रिलेशंस ले लीजिए, तो वो सब जो है वो यहाँ पे आपका स्त्रीलिंग में आता है। ओके, और ये पुल्लिंग है वचन, वचन के बारे में, तो वचन जो है वो दो तरह का होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन श्योर है पूछा जाता है, तो इसे जो है वो आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो सरसों जो है वो यहाँ पे आपका पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो एक तरह से जीके का क्वेश्चन है, लेकिन हिंदी का ये सब जो है वो लेखक हैं, तो इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है कि कोई, जैसे कि मान लीजिए मधुबाला उठा के दे देगा, पूछेगा कि ये कौन सा रचयिता द्वारा रचित है या फिर इनके लेखक कौन है, ये आपको यहाँ पे बताना होता है, या फिर ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दूसरे एग्जाम में जो है वो ये आपका टेट के एग्जाम में पिछले वर्ष आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो मधुशाला, ठीक है, हरिवंश राय जी की बच्चन रचना थी, और इन्हें जो है वो 1935 में इसकी रचना की गई थी। उसके अलावा जो है वो मधुबाला, उसके बाद जो थी मधुबाला थी 1936, 1935, 1936, मधु कलश 1937 और निशानी मंत्र यानी कि 1938। तो आप जो है वो इसे आसानी से याद भी रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1935, ये 1936, 1937, 1938, तो ये जो है वो इसका करेक्ट ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा। तो देखिए हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है वो आपका कब किया गया था, ये चीज़ें भी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है वो 1910, काशी नगरी जो है वो आपका 1893 और राष्ट्र भाषा प्रचार समिति जो है वो 1918। तो ये हमारा जो है वो सही क्रम होगा। ऑप्शन देखिए, 1 का सी, 2 का यहाँ पे ए हो जाएगा, सी ए, तो सी एक ऑप्शन ए में दे रखा है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास के रचनाकार हैं डॉक्टर राम विलास शर्मा, केशव दास, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। तो इसका जो है वो आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तुलसीदास की रचनाकार जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? ये सब हिंदी के जो है वो बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध आत्मकथा है, रचनाएं हैं, ये सब जो है वो आपको पूछा जा सकता है। उषा प्रियवंदा, प्रभा खेतान, मन्नू भंडारी, सुषम वेदी। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रभा खेतान, ठीक है। प्रभा खेतान जो है वो एक रचनाकार थे, एक तरह से लेखक थे, और ये जो है वो स्त्री विमर्श, ठीक है, स्त्री विमर्श के रचनाकार थे। स्त्रियों के ऊपर जो है वो ये सब जो है वो अपना रचना करते थे। इसके अलावा स्त्री विमर्श में लिखने वाले कुछ और रचनाकार जैसे कि उषा प्रियवंदा, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, उषा प्रियवंदा, और इसके अलावा एक मन्नू भंडारी, और आपका ये है प्रभा खेतान। ये सब जो है वो स्त्री
विमर्श में पर लिखने वाले जो है वो कुछ प्रसिद्ध रचनाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है। तो ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा रविदास। रविदास को ही जो है वो रविदास के नाम से भी जाना जाता है। कबीरदास जी कौन थे। तो ये जो है वो आपका भक्ति काल के कवि थे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो आज के इस क्लास में हिंदी के 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि आपको जो है वो क्लास बहुत ही पसंद आया होगा। यहाँ पे मैंने जो है वो अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश की है। कहीं भी मिस्टेक हुई होगी या फिर कोई डाउट आपके मन में रहा होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा। चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।